जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद अच्छे ही होंगे। तो सारे मेरे प्यारे भाई बहनों को राम राम, मेरी नमस्कार। जय हिंद साथियों। तो सारे प्यारे प्यारे भाई बहन कैसे हो, मस्त हो, बिंदास हो, ज़बरदस्त हो। तो अब सेकंड जो है आपका, आपकी जो सेकंड क्लास जीके जीएस की है, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम जो कि होगा, आपका डेट आएगी वैसे आपको बताया जाएगा। तो जीके जीएस का जो स्टैटिक जीके, मान लीजिए इसे हम स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस सेट जो है वो सेकंड आया हुआ है। इससे पहले एक क्लास और आ चुकी है, अगर आपने नहीं देखी तो इस क्लास के बाद में आप उसे देख सकते हो, ठीक है। बाकी चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चंस काफ़ी ताबड़तोड़ रिवीजन रहने वाला है इसका, और क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन रहने वाले हैं, उन क्वेश्चन के साथ साथ भी आपको और क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले हम, ये है आपका क्वेश्चन। तो ये देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 89। दीजिए इसका आंसर कि इसका आंसर जो है वो क्या आने वाला है। अब इसमें देखिए, इसमें बताया है उन्होंने कि आपका जो है आर्टिकल 80 की बात इसमें कही गई है, आर्टिकल 81, आर्टिकल 85, आर्टिकल 89 है। बात इसमें राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है, ऐसा कौन सा आर्टिकल है इसमें, ये आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई आप एक बात बताइए कि यहाँ पर बोला गया राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करने का मतलब क्या है। कि भाई लोकसभा भंग करने का मतलब ये है कि इसमें जो है वो राष्ट्रपति पीएम को हटा सकता है, यानी कि जो पीएम की कुर्सी है उसे हटा सकता है, पीएम को हटा सकता है, इसमें ये बोला गया है। तो वो कौन से आर्टिकल में ऐसा बोला गया है, ये पूछा गया है। अब पीएम की नियुक्ति भी कौन करता है, तो पीएम की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। तो पीएम की नियुक्ति जब राष्ट्रपति ही करता है तो उसको हटा भी सकता है। तो हम इसमें बात करते हैं, देख आर्टिकल 80 के बारे में इसमें बोला गया है। तो आर्टिकल 80 क्या इसका आंसर है, देखते हैं। तो आर्टिकल 80 में क्या बोला गया है, आर्टिकल 80 में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा है। क्या है आपकी, लोकसभा। कितने में है, आर्टिकल 80 के अंदर लोकसभा। आर्टिकल 80 में सॉरी राज्यसभा है, 80 में आपकी राज्यसभा, राज्यसभा जो कि आपकी आर्टिकल 80 में है। 81 में आपकी क्या है, 81 में हो जाएगी आपकी लोकसभा, यानी कि लोकसभा। अब लोकसभा के 2024 में जो है वो चुनाव भी आने वाले हैं। आर्टिकल 89 में, अब आर्टिकल 89 में जो बोला गया है, आर्टिकल 89 में बोला गया है कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति दोनों ही, यानी राज्यसभा के सभापति और उपसभापति दोनों के बारे में आर्टिकल 89 के अंदर बोला गया कि आर्टिकल 89 में ये होंगे। यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही। अब आपसे हम ये बोलें कि भाई संसद के जो भाग हैं वो क्या क्या हैं, संसद, यानी कि संसद की बात करें हम आपसे, संसद, संसद जो है भाई, संसद में आपके जो भाग हैं अभी बोलते हैं और बताते भी हैं। जैसे यहाँ पर है आपके राष्ट्रपति, पहला तो यही हो जाएगा, कौन, राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति भी है और राज्यसभा भी है, राज्यसभा भी है, यानी कि राज्यसभा, और यहाँ पर है आपकी लोकसभा। आर्टिकल हमने आपको बता दिए। राष्ट्रपति का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 52 में बताया गया है राष्ट्रपति के बारे में, और राज्यसभा के बारे में 80 में बताया गया है, और लोकसभा के बारे में 81 में बताया गया है। बाकी संसद को जो बताया गया है वो 79 में उल्लिखित है कि संसद 79 में होगी, ठीक है। बाकी आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो भाई राष्ट्रपति बनने के लिए जो आपकी न्यूनतम आयु मांगी जाती है वो इसमें 35 वर्ष जो है व्यक्ति पूरी कर चुका हो तो आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए, और लोकसभा के लिए आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए। तो लोकसभा के ही अभी फ़िलहाल में जो है वो क्या आने वाले हैं, इलेक्शन, यानी कि चुनाव आने वाले हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका 85, यानी आर्टिकल 85 में ये बोला गया कि राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को भंग कर
सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट चलते हैं, आपका नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन। बताइए, निम्नलिखित में से 1192 ईस्वी को किस किस के बीच युद्ध हुआ था? आपके ऑप्शन है बाबर इब्राहिम लोदी, हुमायूं, शेर शाह, या फिर महमूद गौरी पृथ्वीराज चौहान, या अकबर या हेमू। अकबर हेमू, किस किस के बीच में ये युद्ध हुआ है? यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि 1192 ईस्वी में किस किस के बीच में युद्ध हुआ है। ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, कमेंट में आप जवाब दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम बता देते हैं आपको। ये यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है आपको, ये वाला ये ऑप्शन दिया हुआ है भाई, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। अब बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में कब युद्ध हुआ था भाई? कौन सा युद्ध हुआ था? वो 1526 ईस्वी में युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। वो भी पानीपत, वो भी युद्ध किसका था? वो भी पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, हम कहें पानीपत का प्रथम युद्ध। वैसे भी पानीपत का जो है, पानीपत के 3 युद्ध हुए थे आपके। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की जीत होती है। किसकी जीत होती है? बाबर की जीत होती है, इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, पानीपत का दूसरा जो युद्ध हुआ था वो 1556 ईस्वी में हुआ था। किस किस के बीच में? वो यहाँ पर दिया हुआ है, अकबर और हेमू के बीच में यहाँ पर क्या होता है? युद्ध होता है, पानीपत का सेकंड युद्ध। यानी कि पानीपत के सेकंड युद्ध की बात करें तो यहाँ पर ये हो जाएगा, जिसमें अकबर की जीत होती है और हेमू की हार हो जाती है। हालांकि अकबर की तरफ से जो है, अकबर खुद नहीं लड़े थे, अकबर की तरफ से जो है बैरम खां लड़े थे इनकी तरफ से। ठीक है, तो माना कौन जाएगा? अकबर ही माना जाएगा, तो इनकी जीत होती है यहाँ पर। बाकी 1761 में एक बार और युद्ध होता है, जिसमें पानीपत का तीसरा युद्ध बोला जाता है। वो जो है मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है, जिसमें मराठाओं की हार होती है और अहमद शाह अब्दाली की जीत होती है। ठीक है, तो वो 1761 ईस्वी में होता है। बाकी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है हुमायूं और शेर शाह। अब हुमायूं और शेर शाह के बीच में जो युद्ध हुआ था भाई, वो कौन सा युद्ध हुआ था? अब शेर शाह, तो इसके बारे में हम पहली वाली वीडियो में भी बात कर चुके हैं कि भाई शेर शाह जो है वो तो हुमायूं के पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। कैसे पड़ गया था? क्योंकि इसने जो हुमायूं पर आक्रमण किया था वो 1539 ईस्वी में युद्ध किया था, जिसे चौसा का युद्ध बोला जाता है। चौसा का युद्ध जो किया था वो 1539 में किया था, जिसमें हुमायूं की हार होती है, शेर शाह की जीत होती है। इसके बाद में 1540 में फिर से शेर शाह ने युद्ध किया था, जो कि विलग्राम का युद्ध कहलाता है। विलग्राम का, अब ये विलग्राम का युद्ध कहें या फिर हम कहें कन्नौज का युद्ध, तो इसमें भी शेर शाह की जीत होती है और हुमायूं की हार होती है। हालांकि जो हुमायूं का शासनकाल चला था, हुमायूं का शासनकाल के बारे में बात करें तो हुमायूं का शासनकाल 1530 से लेकर के 1540, क्योंकि 40 के बाद में क्या था? शेर शाह आ गया था। क्योंकि शेर शाह 40 के बाद आया था, तो शेर शाह का शासनकाल 1540 से लेकर के और 1545 तक रहा था। ठीक है, क्योंकि दिल्ली की गद्दी और आगरा की गद्दी पर कौन विराजमान हो गया था 1540 में? शेर शाह आ गया था। बाकी फिर से हुमायूं जो बैठता है 1556 ईस्वी में, फिर से हुमायूं गद्दी पर आ जाता है। ठीक है, यानी कि 2 बार शासनकाल हुमायूं करने बैठ जाता है। तो यहाँ पर कौन? शेर शाह होता है। बाकी आपको पूछा कि 1192 ईस्वी को किस किस के बीच में युद्ध हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, महमूद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। अब महमूद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो युद्ध हुआ था, अब वो हुआ कैसे था इसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि इससे पहले भी 1191 ईस्वी में युद्ध हुआ था, जिसे तराइन का युद्ध बोला जाता है। किसका? तराइन का युद्ध। अब ये तराइन का युद्ध जो है वो भाई 1191 ईस्वी में महमूद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हो जाती है जीत। ये तराइन का प्रथम युद्ध था। कौन सा? तराइन का प्रथम युद्ध। अब तराइन का दूसरा युद्ध जो था वो कि इसमें पूछा गया है
92 ईस्वी में आपका तराइन का जो है वो दूसरा युद्ध होता है और महमूद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ही होता है। अब सेकंड युद्ध जब होता है तो उसमें महमूद गौरी की जीत हो जाती है। किसकी? महमूद गौरी की जीत हो जाती है। वही इसमें पूछा गया था कि 1192 ईस्वी में किसके बीच युद्ध हुआ था, तो महमूद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें महमूद गौरी की जीत होती है। ठीक है, इसके बाद में एक और युद्ध हुआ था 1194 में युद्ध हुआ था भाई। अब 1194 में युद्ध हुआ था, वो युद्ध हुआ था चंदावर का युद्ध, जिसमें महमूद गौरी और जयचंद के बीच में युद्ध होता है। ठीक है, जिसमें जयचंद की हार होती है और महमूद गौरी की जीत होती है। बाकी चलिए आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसका आंसर आपका ये हो ही गया। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, कहाँ गया भाई? हाँ आ गया। बताइए, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए, निम्नलिखित में से किस प्रमुख संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है? यानी कि निम्नलिखित में से किस प्रमुख संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है? जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में स्थित है जेनेवा। तो आपके ऑप्शन है एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, विश्व व्यापार संगठन आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसको सार्क बोलते हो आप, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अब आपको कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिलेगा कि भाई ये जो लिखा हुआ है ना ये वाला कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, अब हिंदी में आ जाए इंग्लिश में ना आए। अब ये इंग्लिश का इसने ना दिया होता तो आप इसमें सोचो पड़ जाते कि भाई ये कौन सी संस्था है ना। बात सही कही, पक्की बात कही। ये सार्क है भाई, यानी कि द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसकी जो फुल फॉर्म है वो हो जाती है। अब आपको पूछा कि मुख्यालय जेनेवा में किसका स्थित है इनमें से। अब एडीबी की बात करें अगर हम, तो भाई एडीबी का मुख्यालय मनीला में है। कहाँ पर? मनीला। और ये मनीला कहाँ पर है? ये मनीला पड़ता है आपका फिलीपींस के अंदर, जिसकी स्थापना कब होती है एडीबी की? 1966 ईस्वी में इसकी स्थापना हो जाती है। मनीला यानी कि फिलीपींस में पड़ता है, तो मनीला में इसका मुख्यालय है। ठीक है, अगर इसकी बात करें दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क की बात करते हैं, तो आपको पता होगा कि सार्क की जो स्थापना है वो 7-8 दिसंबर, आपको ऐसे करके ऑप्शन मिलेगा, 7 से 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना होती है। किसकी? सार्क की। ठीक है, 7 से 8 दिसंबर 1985 की इसको स्थापना होती है और इसमें टोटल 8 सदस्य देश हैं। कितने? 8 सदस्य देश हैं इसमें सार्क के अंदर। ठीक है, और इसका मुख्यालय की बात करें तो काठमांडू में इसका मुख्यालय। काठमांडू में क्या है इसका मुख्यालय? काठमांडू कहाँ पर है? नेपाल के अंदर। कहाँ पर है ये? नेपाल के अंदर है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो भाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था आपका यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2021, किसमें? यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2021 में आपका जो है ये पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो है मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा आपका द हैग के अंदर। किसमें? द हैग। अब द हैग के अंदर इसका मुख्यालय, द हैग यानी कि नीदरलैंड के अंदर है ये द हैग, इसका मुख्यालय ये हो जाएगा। अब आपको इसमें आंसर तो पता चली गया कि आंसर इसका क्या होने वाला है। तो आंसर इसका होने वाला है ये वाला भाई, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? अब इसका मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा भाई? जेनेवा के अंदर। जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड के अंदर है, तो इसका मुख्यालय वहाँ पर हो जाता है। और इसकी स्थापना जो होती है वो 1995 में इसकी स्थापना होती है, 1995। ठीक है, वैसे भी अगर बात करें कि जेनेवा के अंदर कौन कौन से मुख्यालय स्थापित हैं तो एक बार बता देते हैं आपको। जैसे आपने देखा होगा गेट, अब गेट का मुख्यालय भी जेनेवा के अंदर है। कहाँ पर है? जेनेवा के अंदर है गेट का मुख्यालय। और गेट का मुख्यालय आपको बताएं रेड क्रॉस है आपका, रेड क्रॉस। अब रेड क्रॉस है, इसका मुख्यालय भी जेनेवा के अंदर है। ठीक है, तो ऐसे करके आप मुख्यालयों जो हैं संस्थाओं के मुख्यालय उनको आप याद कर सकते हो। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका ये गया। ठीक है, चलिए देखिए
चलिए बताइए, निम्नलिखित में से आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की प्रमुख संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और ये वो क्वेश्चन है, ध्यान रखना। पिछली यानी कि हम आपको बता दें, ये वो क्वेश्चन है जो 2 से 3 साल, मात्र 2 से 3 साल ही पुराने हैं। कितने? 2 से 3 साल ही बस पुराने हैं, ये ज़्यादा पुराने नहीं हैं और ये किसी न किसी एग्ज़ाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन हैं जो मैं आपके सामने लेकर के ये आया हूँ। ध्यान रखना, ये कभी भी दिन दहाड़े आपको किसी भी एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। आए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे। इनमें हमारे टाइपिस्ट ने क्या किया है, इसमें थोड़ा वो नहीं लगा पाया कि ये किस एग्ज़ाम में आ पाया है, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बताइए आप, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? इसमें थोड़ा बता देते हैं। आपको ऑप्शन दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, PT नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब आप इसमें जो है बताइएगा। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आपको। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, आपने झंडा समिति देखा होगा, झंडा समिति। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो झंडा समिति का अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संचालन समिति, संचालन समिति, अब संचालन समिति के भी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये तो होने से रहे भाई, क्योंकि संचालन समिति और झंडा समिति के अध्यक्ष कौन हुए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। यहाँ पर BR अम्बेडकर की बात करें तो BR अम्बेडकर जो है वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। अब प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो कौन है? डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब प्रारूप समिति के अध्यक्ष में भी, प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। कितने थे? 7 सदस्य थे प्रारूप समिति के अंदर। अब 7 सदस्यों में से BR अम्बेडकर जो है वो उनके मुख्य यानी मुखिया यानी कि अध्यक्ष कह सकते हैं हम, वो थे इसमें प्रारूप समिति के अंदर, ठीक है। तो प्रारूप समिति में कितने? 7 सदस्य। यहाँ पर बोला गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल और PT नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है। और बाकी संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू है। एक समिति और है इनकी, संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू है। बाकी सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो हो जाते हैं आपके प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन हो जाते हैं? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके हो जाते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका PT नेहरू। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ये गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से आंसर दीजिएगा आप। किस महापुरुष ने सती प्रथा के विरुद्ध लगातार कार्य किया था? अब सती प्रथा के विरुद्ध इसमें से लगातार कार्य किसने किया था? आप ऑप्शन देख करके बता सकते हो कि किसने कार्य किया होगा। स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती या ज्योतिबा फुले, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर स्वामी विवेकानंद की बात की हुई है। तो हमने इससे पहले भी कई बार आपको जिक्र किया है स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद जैसे कि 12 जनवरी इनके जन्म की बात करें तो 12 जनवरी 1863 को इनका जो जन्म है वो हुआ था। और 12 जनवरी को इनका जन्म होता है। तो इनके जन्म के उपलक्ष्य में ही राष्ट्रीय युवा दिवस जो है काफ़ी महत्वपूर्ण दिवस है ये। तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी को, ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस इनके जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बाकी स्वामी दयानंद सरस्वती, तो भाई स्वामी दयानंद सरस्वती जो है इनका जन्म 1824 को कहाँ पर हुआ था भाई? ये हुआ था गुजरात में। कहाँ हुआ था? गुजरात में 1824 को इनका जन्म होता है। अब दयानंद सरस्वती के बारे में बात करते हो, इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन पुस्तक लिखी है जो काफ़ी सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया भी है कि इनकी पुस्तक जो है वो है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश इनकी हो जाती है ये पुस्तक। अब सत्यार्थ प्रकाश इनकी हो जाएगी ये पुस्तक। अब भाई इनकी जो पुस्तक है ये काफ़ी सारे एग्ज़ामों में पूछी भी गई है और इनका एक नारा है वो काफ़ी सारे एग्ज़ामों में आया भी हुआ है। बहुत ही अच्छा नारा इनका, वेदों की ओर लौटो। किसका है? दयानंद सरस्वती का जो है वेदों की ओर लौटो, ये नारा है, ठीक है। बाकी
एक ऑप्शन और रह गया ज्योतिबा फुले। अब ज्योतिबा फुले के बारे में बात करें तो भाई ज्योतिबा फुले जो है, इनकी बात करें तो इनकी एक पत्नी थी सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले। अब सावित्रीबाई फुले जो है वो गर्ल्स कॉलेज के लिए भी जानी जाती हैं, और ज्योतिबा फुले जो हैं इन्होंने सत्यशोधक समाज की भी स्थापना की थी, जो कि 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना इन्होंने की थी यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये भी इसका आंसर नहीं है, तो इसका आंसर भाई है क्या फिर? इसका आंसर है मेरे भाई राजा राममोहन राय, क्योंकि राजा राममोहन राय ने ही 1829 में विलियम बेंटिंक के साथ 1829 में विलियम बेंटिंक के साथ इन्होंने मिलकर के सती प्रथा का अंत किया था। यानी कि सती प्रथा का जो अंत हुआ था, सती प्रथा जो है इसका अंत जो हुआ था वो हुआ था 1829 में, ठीक है। बाकी राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि देने वाले कौन हैं? तो अकबर द्वितीय, यानी कि अकबर द्वितीय जो थे उन्होंने ही राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, यानी कि राजा की उपाधि से इनको नवाजा था। किसको? राजा राममोहन राय को। 1829 में ये सती प्रथा का अंत होता है, वो भी विलियम बेंटिंक के साथ, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा। ये गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए। काफ़ी अच्छा और रंग बिरंगा आपके सामने जो क्वेश्चन है, और उम्मीद करते हैं इसका आंसर आप ज़रूर दोगे मेरे भाई। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? यानी कि निम्नलिखित झीलों में से आपको पूछा गया कि बिहार में इनमें से कौन सी वो झील है, कौन सी अनोखी झील है, कौन सी बढ़िया झील है भाई जो कि बिहार में स्थित है। अनुपम झील, सांबर झील, बुलर झील या फिर चिल्का झील। आपके सामने ये मुस्कुराते हुए क्वेश्चन और मुस्कुराते हुए ऑप्शन आपके सामने है, तो आप बताइएगा ना। यहाँ पर सांबर झील के बारे में बात की यही हुई है, तो सांबर झील जो कि खारे पानी की झील है, और ये है कहाँ पर भाई? ये है आपकी राजस्थान के अंदर। कहाँ पर है? ये आपकी राजस्थान के अंदर है सांबर झील, जो कि खारे पानी की झील है। बुलर झील भी इसमें दी हुई है, तो भाई बुलर झील जो है वो कहाँ पर है? तो ये हो जाएगी आपकी जम्मू कश्मीर में। जम्मू एंड का चिन्ह ये कैसा बन गया भाई है? आप सोच रहे होंगे ये कैसा चिन्ह है। तो जम्मू एंड कश्मीर में आपकी बुलर झील, जो कि मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। यानी कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी? बुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ पर दिया हुआ है आपको चिल्का झील। अब चिल्का झील कहाँ पर है? तो चिल्का झील आपकी हो जाएगी उड़ीसा में। यानी कि उड़ीसा में आपकी चिल्का झील है, जो कि एक लेगून झील है। कैसी है? एक लेगून झील है। ये है एक लेगून झील। कहाँ पर भाई? ये है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। अब रही एक रही, इसी को गोली मार दो, यही है आंसर आपका, ठीक है। अनुपम झील। अब अनुपम झील जो है वो कहाँ पर है? ये है बिहार में। शॉर्टकट भी आप देखते चलना कि शॉर्टकट जो कि हम लिख रहे हैं बिहार, BR और RJ राजस्थान, ये भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी सारे और शॉर्टकट होते हैं, तो आपको करने चाहिए ये सब, ठीक है। तो बिहार में अनुपम झील जो है ये कैमूर, ये कहाँ पर है? तो ये है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य में। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, यानी कि कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है अनुपम झील। और कैमूर क्या है? कैमूर एक जिला है बिहार का। क्या है ये? बिहार का जिला है कैमूर, तो वहीं पर ये स्थित है कैमूर वो अनुपम झील, ठीक है। चलिए हो गए आपके। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बताइए। ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी साथ ही साथ नोट करते चलना मेरे भाई, ठीक है। ये गया भाई, बता दे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे निम्न लिंगानुपात यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है? आपसे पूछा गया है कि 2011 की जो जनगणना हुई है उसके अनुसार आपको बताना है कि किस राज्य में सबसे निम्न यानी कि सबसे कम लिंगानुपात की बात की है। अब सबसे कम लिंगानुपात की बात की है तो भाई सबसे अधिक लिंगानुपात फिर कहाँ पर है? तो इसके बारे में हम आपसे बात करते हैं। जब सबसे कम लिंगानुपात की बात की है तो सबसे अधिक कहाँ पर है? यानी कि सबसे
अधिक की बात करें तो सबसे अधिक कहाँ पर है, तो सबसे अधिक लिंगानुपात हो जाएगा आपका केरल में। कहाँ पर है, सबसे अधिक लिंगानुपात है आपका केरल के अंदर। कितना भाई, 1084। कितना है, 1 या 84 ये आपका केरल के अंदर जो लिंगानुपात है। सबसे कम, अब कम की बात करें तो वही तो इसमें पूछा गया है कि कम कहाँ पर है। ठीक है, इसे बाद में बताते हैं, पहले आपको और भी तो बता दें हम। अगर साक्षरता दर की बात करें, किसकी, साक्षरता दर, अगर साक्षरता दर की बात करता है यहाँ पर, तो साक्षरता दर 2011 के यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ पर है, ये भी केरल में ही है। सबसे अधिक यानी केरल में कितनी भाई, 94% है आपकी साक्षरता दर। सबसे कम साक्षरता दर कहाँ की है, तो सबसे कम साक्षरता दर है आपकी बिहार के अंदर। कहाँ पर है, सबसे कम साक्षरता दर है आपकी बिहार के अंदर। कितनी है भाई, ये बिहार के अंदर है 61.8%। ठीक है, ये है। और बिहार के अंदर ही आपको इसमें ऑप्शन दिया हुआ है बिहार, और बिहार के अंदर ही आपको जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक मिलेगा। यानी कि जनसंख्या घनत्व जो है, जनसंख्या घनत्व, अब जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ पर है, तो भाई जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ पर है, बिहार के अंदर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में आपका सबसे कम जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर है, तो सबसे कम लिंगानुपात आपका हो जाएगा हरियाणा के अंदर। कहाँ पर हो जाएगा, हरियाणा के अंदर हो जाएगा आपका सबसे कम लिंगानुपात। कितना भाई साहब, ये हो जाएगा 80 यानी कि 879, 879 यानी कि 879 ये हो जाएगा आपका हरियाणा के अंदर जो कि लिंगानुपात है वो। तो आपका आंसर हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, ये गया आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बताइए। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना की अवधि मार्च 2017 में समाप्त हुई है। कितना अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और ये वो क्वेश्चन है भाई एग्जाम में आए हुए और एग्जाम में आ भी सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है इनकी, बिल्कुल आ सकते हैं। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना की अवधि मार्च 2017 में समाप्त हुई है, आप अच्छे से आंसर दे सकते हो। 10वीं, 12वीं, 11वीं, 8वीं, यहाँ पर बताइए। अगर पहले हम आपसे ये बोलें कि भाई पंचवर्षीय योजना जो है वो स्टार्ट कहाँ से हुई थी, तो पंचवर्षीय योजना जो है वो पहली पंचवर्षीय योजना चली थी 1951 से 1956। एक बार पूरा लिख देते हैं तो आप अच्छे से पहचान पाओगे कि 17 में कौन सी स्टार्ट हुई थी या ख़त्म हुई थी, सॉरी। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो भाई दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर के 61 तक, और तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें पूरी लिख देते हैं 12 तक, जो भी नहीं है आपके 12 कितनी पंचवर्षीय योजना हुई थी, टोटल 12 पंचवर्षीय योजना हुई हैं। तो 61 से लेकर के यानी कि 1961 से लेकर के आपकी चली थी 1966 तक। अब इसके बाद में योजना अवकाश आता है आपका जो कि 66 से लेकर के 67-66 से लेकर के वो आपका चला था 68 तक। ठीक है, यहाँ तक चला था 1966-68 से 68 तक चला था। 68 के बाद में 69 तक चला था, सॉरी। यहाँ के बाद में, अरे ख़त्म हो जा, यहाँ के बाद में आपका 69 से लेकर के आपका 74 तक रही थी चौथी पंचवर्षीय योजना। फिर पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 74 से लेकर के 78 तक रही थी, और 78 के बाद में फिर से अनवरत योजना आती है, और अनवरत योजना 78 से 80 के बीच में रहती है। इसके बाद में छठवीं पंचवर्षीय योजना आती है आपकी जो कि 80 से लेकर के 85 तक रहती है, यानी कि 1980 से लेकर के या 1974 है या 1969 है। ठीक है, ऐसे। अब सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें 85 से लेकर के 90 तक रहती है। यहाँ पर फिर आपकी योजना अवकाश आता है जो कि 90 से लेकर के 92 तक रहता है। ठीक है, इसके बाद में आठवीं पंचवर्षीय योजना आती है, यहाँ पर लिख देते हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना आती है जो कि
1992 से लेकर के 1997 तक रहती है, 1997 तक रहती है। फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना आती है 1997 से लेकर के ये आपकी हो जाएगी 2002 तक, ठीक है, 2002, क्योंकि 5 वर्ष बाद ही पंचवर्षीय योजना आती है। अब 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 2002 से लेकर के 2007, और 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 2007 से लेकर के 2012, और 12वीं पंचवर्षीय अगर योजना की बात करें तो 2012 से लेकर के 2017। अब आपको क्या क्वेश्चन पूछा गया है एक बार रिव्यू देख लेते हैं। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है जो वो 2017 में फिनिश हुई है, 17 में समाप्त हुई है, उसके बारे में बात की है। अब आप देख सकते हो पूरी पंचवर्षीय योजना मैंने आपके सामने रखी है, तो 17 में कौन सी समाप्त हुई है, तो लास्ट में आकर के 17 में कौन सी समाप्त हुई है, 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो 17 में आकर के समाप्त हुई है। बाकी 11, 8, 10 इसमें मैंने काउंट कर रही हैं, आप देख सकते हो। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2017 में समाप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, टाइम का अभाव है हमारे पास, ठीक है। चलिए बताइए, ये है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि 24 जनवरी जो है उस दिन कौन सा दिवस रहता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। फटाफट से आंसर कीजिएगा। क्यों भाई, फटाफट से आंसर करो। इसमें दिया है राष्ट्रीय किसान दिवस, राष्ट्रीय बाल दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस और मानवाधिकार दिवस। इसमें देख लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है राष्ट्रीय किसान दिवस। अब राष्ट्रीय किसान दिवस कब है, तो ये है 23 दिसंबर को। कब है, अब किसान दिवस 23 दिसंबर को, हर साल 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आगे राष्ट्रीय बाल दिवस की, तो बाल दिवस आपको पता होना चाहिए 14 नवंबर को, प्रतिवर्ष 14 नवंबर को बाल दिवस, जिसको आप चिल्ड्रंस डे बोलते हो, स्कूल में बच्चे जो है ना चिल्ड्रंस डे बोलते हैं, वो बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, ये सभी को पता होगा। इसमें बोला गया है मानवाधिकार दिवस। अब मानवाधिकार दिवस कब है भाई, तो 10 दिसंबर को आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है, और इसमें रहता है आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस, और राष्ट्रीय बालिका दिवस ही यहाँ पर 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है भाई। तो आपका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, कहाँ पर है, आजा, ये आ गया। एटीएम में टी का क्या अर्थ है, आपको फुल फॉर्म याद करके ले जानी चाहिए कि किस फुल फॉर्म में कौन सी फुल फॉर्म क्या है और किस में क्या है, ये सब देखने। जैसे इसमें एटीएम में पूछा गया है आपसे कि एटीएम में टी का अर्थ क्या है, ट्रांसफ़र, टेलर, ट्रंक या ट्रांजैक्शन, बताइए क्या है। आपको बहुत सारी फुल फॉर्म पूछी जाती हैं और आई भी फुल फॉर्म भी हैं। जैसे अभी फुल फॉर्म पूछी गई थी GMT यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम। अब ग्रीनविच मीन टाइम की फुल फॉर्म आपसे अभी पूछी गई थी, किस एग्ज़ाम पूछी गई थी मुझे अभी थोड़ा करेक्टली याद नहीं है, लेकिन GMT की फुल फॉर्म आपसे ये पूछी गई थी, ठीक है। जैसे कि आपसे और भी पूछा जाता है, जैसे VSF है, VSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, FIR है, ये भी फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। CBI है, CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो आपको बहुत सारी ऐसी मिलेगी आपको फुल फॉर्म जो कि आपको ले जानी चाहिए, याद कर लेनी चाहिए। जैसे कि ATM यहाँ पर पूछा गया ऑटोमेटिक टेलर मशीन, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो इसमें टी का मतलब पूछा गया कि टी का क्या मतलब है, तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन हो जाएगा। तो टेलर इसमें कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है। बाकी फुल फॉर्म आप काफ़ी सारी याद करके ले जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है भाई, आजा फटाफट, ये गया आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बताइए, यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी नहीं बहती, यानी कि सिंधु नदी बहने की बात कर रहा है कि किस देश में सिंधु नदी नहीं बहती है। तो भाई बताइए कि किस देश में सिंधु नदी नहीं बहती है।
चलिए बताइए, भारत, पाकिस्तान, चीन या अफगानिस्तान। अब आपको पता होना चाहिए कि सिंधु नदी बहेगी जब निकलेगी कहाँ से, अब निकलती है कहाँ से है, ये भी तो जानना ज़रूरी है ना कि ये निकलती कहाँ से है। तो ये निकलती है भाई, ये कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है चीन से। चीन के तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से ये निकलती है, यानी कि चीन के तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है। वहाँ से निकलती हुई इंडिया में यानी कि भारत में प्रवेश करती है, और भारत में जब प्रवेश करती है तो भारत के बाद में ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और पाकिस्तान में ये प्रवेश करने के बाद में कहाँ मुआना होती है, कहाँ गिरती है, जाकर के ये अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, कहाँ पर, अरब सागर में जाकर के ये गिर जाती है, मिल जाती है वहाँ जाकर। ठीक है, तो जब चीन के मानसरोवर झील से निकलती है तो इसकी टोटल लंबाई, सिंधु की बात कर रहे हैं हम, सिंधु नदी की बात कर रहे हैं हम, तो सिंधु की टोटल लंबाई की बात करें तो 2880 किलोमीटर की इसकी टोटल लेंथ है। लेकिन इंडिया के अंदर अगर बात करें हम कि इंडिया में भाई, इंडिया में इसकी लेंथ कितनी है, तो इंडिया में इसकी जो लेंथ है यानी कि इसकी जो लंबाई है वो 11 से 14 किलोमीटर के साथ ये इंडिया में बहती है। और सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी की जो है सहायक नदियाँ भी हैं, यानी कि सिंधु नदी की 5 सहायक नदियाँ हैं। कितनी? 5 सहायक नदियाँ हैं। वो कौन सी हैं भाई? चिनाब है, रावी है, व्यास है, चिनाब, रावी, व्यास, झेलम है और सतलज है। ये 5 नदियां हैं जो कि रावी, वो सिंधु की क्या है, सहायक नदियां हैं। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाए कि पंच नदी तत्र वाला राज्य कौन सा है, फिर आप क्या करोगे? बहुत बार पूछा भी गया है, पंच नदी तत्र वाला राज्य कौन सा है, तो आप बड़े प्यार से और बड़े ममता के साथ बता सकते हो कि पंच नदी तत्र, पंच नदी तंत्र वाला राज्य। अब ये कौन सा है भाई, पंच नदी तत्र वाला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका पंच नदी तत्र वाला राज्य है पंजाब। क्या है? पंजाब। ये है आपका आंसर कि पंजाब जो है वो पंच नदी तत्र वाला राज्य है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट चलते हैं। बाकी किस में नहीं है इसका आंसर, किस देश में नहीं बहती है? तो भाई अफ़गानिस्तान में ये नहीं जाती है, क्योंकि चीन से ये निकलती है, चीन से निकल करके भारत में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में जाकर के और अरब सागर में जाकर के ये विलय हो जाती है। तो अफ़गानिस्तान में नहीं बहती है, इसका आंसर हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर। भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाले परिवहन का मुख्य साधन क्या है? यानी कि भारत की जो अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी है, तो उस इकोनॉमी को गति देने वाले परिवहन का मुख्य साधन क्या है? क्या पानी का जहाज है, क्या साइकिल है, क्या रेलवे है, क्या बैलगाड़ी है? इसका मतलब आप समझ पा रहे हो? इसका मतलब एक बार हम आपको बता देते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि वो बोलना चाह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी जो है, यानी कि जैसे कि हम बोले कि भाई जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह माल ट्रांसफ़र करना हो, तो अर्थव्यवस्था का जो है अब उसमें काफ़ी हज़ारों टनों के हिसाब से माल जाना है, तो जल्दी तेज़ी की स्पीड से किससे काम चलेगा, जिससे अर्थव्यवस्था में वृद्धि भी होती है। क्या पानी के जहाज़ों से काम चल जाएगा? अब मुंबई से अगर हम चलते हैं और हमें पहुंचना है कहाँ पर, यूपी में पहुंचना है, बिहार में पहुंचना है, तो क्या पानी का जहाज ही जाएगा वहाँ पर? नहीं, ये भी नहीं जाएगा। साइकिल से चला जाएगा माल? वाह भाई वाह, साइकिल से माल चला जाएगा। हज़ारों टनों का माल जो है वो साइकिल से आप दे सकते हो? नहीं, ये तो नहीं हो सकता भाई। क्या बैलगाड़ी से चला जाएगा? हाँ, चला तो जाएगा बैलगाड़ी से, काफ़ी समय लगेगा, लेकिन थोड़ा 1-2 साल लग सकता है, 3-4 साल लग सकता है, हो सकता है आपके बच्चों की भी शादी हो जाए, इतना टाइम लग सकता है। तो भाई बैलगाड़ी से भी नहीं काम चलेगा, क्योंकि हज़ारों टनों का माल जो है वो जल्दी से ट्रांसफ़र करना है, तो बैलगाड़ी भी नहीं है। इसमें ऑप्शन कौन से 3 खत्म हो गए? पानी का जहाज भी काम नहीं कर पाएगा, और साइकिल भी काम नहीं कर पाएगी, बैलगाड़ी भी काम नहीं कर पाएगी। यहाँ पर क्या काम करेगा? जो भारत की रेलवे है वो काम करती है। आपने देखा भी होगा, इतना सारा ईंधन जाता है, जिसमें पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल है, आपका राशन पानी है, सब कुछ किससे ट्रांसफ़र हो रहा है? सब कुछ रेलवे से ही इधर से उधर ट्रांसफ़र हो रहा है। तो सबसे अधिक गति देने वाला क्या हो गया इसमें? रेलवे। हालांकि पानी का जहाज भी है, लेकिन पानी का जहाज जो है वो पानी के लिए
इकोनॉमी करता है, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा रेलवे करेगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए भाई, कंप्यूटर मास है, ये गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो कि किसी देश की राजधानी नहीं है, यानी कि ये बोलना चाह रहा है कि इनमें से कौन सा शहर है जो कि राजधानी नहीं है, बाकी कुछ भी है लेकिन वो राजधानी नहीं है, शहर है लेकिन, ठीक है। चलिए इसका भी वंडा फोड़ करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कैनवरा। अब कैनवरा की बात करें तो भाई कैनवरा क्या है, कैनवरा एक शहर है, तो ये भी एक राजधानी है। अब ये राजधानी जो है वो किसकी राजधानी है भाई, ये है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है भाई, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाएगी आपकी कैनवरा, ठीक है। वेलिंगटन, अब ये तो ऑप्शन होने से रहा क्योंकि कैनवरा ऑस्ट्रेलिया राजधानी है। वेलिंगटन की बात करें तो वेलिंगटन न्यूजीलैंड की है, न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, तो न्यूजीलैंड की राजधानी आपकी वेलिंगटन हो जाएगी, ठीक है भाई। रियाद की बात करते हैं यहाँ पर हम, तो रियाद किसकी है भाई, तो सऊदी अरब, सऊदी अरब, सऊदी अरबिया भी बोलते हैं इसे, तो सऊदी अरब की राजधानी क्या है, रियाद है। वैसे सऊदी अरब जो है यूपी ट्रिपल पैट में एक बार क्वेश्चन आया था कि सऊदी अरब की राजधानी जो है वो क्या है, तो रियाद सऊदी अरब की राजधानी है यहाँ पर। और काफ़ी सारे एग्जामों में ये पूछा भी गया है, राजधानी सऊदी अरब की कई बार पूछी गई है, इसको आप नोट कर सकते हो। तो ये है, अब पूछा गया है, अब इसमें 3 तो हमने आपको राजधानी बता दी, अब रह गया है किसी में गोली मार दो, हटा दो साले को, ई ससुरा है। अब देखिए सिडनी, ये क्या है भाई सिडनी, अब सिडनी जो है वो है ऑस्ट्रेलिया का एक शहर, यानी कि ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का क्या है, ये एक शहर है ऑस्ट्रेलिया का जो कि सबसे बड़ा शहर है, क्या है, सबसे बड़ा शहर है किसका, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, सिडनी, ठीक है। चलिए ये 4 ऑप्शन हो जाते हैं, आपका आंसर हो जाएगा ये, सॉरी आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सिडनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं हम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होना चाहिए, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और लगता है ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। चलिए इसरो किससे संबंधित है, यानी कि इसरो जो है वो किससे संबंधित है भाई, इसरो आप बताइए, बीज अनुसंधान से, कृषि अनुसंधान से, या अंतरिक्ष अनुसंधान से, या समुद्री अनुसंधान से, तो आपको इसका आंसर तो एकदम पता चल ही गया होगा। बाकी हमने आपको क्वेश्चन दिया था पूछने के लिए होमवर्क में, यानी कि होमवर्क में हमने आपको क्वेश्चन दिया था कि बिहार केसरी किसे कहते हैं, बिहार केसरी, ये आपको क्वेश्चन दिया था हमने, आपने जवाब दिया क्या इसका, तो बिहार केसरी कहते हैं हम किसको, श्री कृष्ण सिंह को, श्री कृष्ण सिंह, इनको हम बिहार केसरी कहते हैं। और पंजाब केसरी जो कि हमने आपको बताया था कि पंजाब केसरी किसे कहते हैं, तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है, ठीक है। बाकी इसका जवाब दो भैया, दो इसका जवाब दो। इसरो किससे संबंधित है, क्या बीज अनुसंधान से संबंधित है, भैया बिल्कुल नहीं, बीज अनुसंधान से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है, क्योंकि शहर का, इंडिया का बच्चा बच्चा जानता है कि इसरो किसके लिए बना है, कृषि अनुसंधान के लिए बना है, नहीं भाई, कृषि अनुसंधान के, समुद्री अनुसंधान के लिए बना है, नहीं भाई बना है, तो अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए बना है, जिसने चंद्रमा पर भी चंद्रयान 3 अभी भेजा था, ठीक है। तो हो जाएगा आपका अंतरिक्ष अनुसंधान। बाकी इसरो को आप जानते ही हो, इसरो की स्थापना जो होती है वो 15 अगस्त, कब होती है भाई, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हो जाती है इंडिया में, ठीक है। इसरो जो कि अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, इसरो के संस्थापक आपको पता होना चाहिए। बाकी इसरो के अभी अध्यक्ष के बारे में बात करें तो अभी एस सोमनाथ इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। बाकी विक्रम साराभाई इसके अध्यक्ष हैं। चलिए इसरो के मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है। तो बस यही इसमें क्वेश्चन थे आज के, ठीक है। तो क्लास ख़त्म होती है यहाँ पर। बाकी
नेक्स्ट क्लास जो है वो नेक्स्ट क्लास आएगी, उसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस और इसी तरह से स्टैटिक जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट आपको लगातार देखने को मिल रहा है। और मैथ का जो है वो भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो मैथ का भी प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेगा। बाकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, इससे पहले भी एक प्रैक्टिस सेट आ चुका है, उसको भी आप देख सकते हो। ठीक है भाई, अब ये सेकंड हो गया। अब नेक्स्ट तीसरा प्रैक्टिस सेट जो है वो भी आएगा। आप अपना ज़रूर कमेंट करके बताइए कि क्लास आपको कैसी लगी है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं, बात करते हैं। सभी खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। ठीक है भाई, चलिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जय हिंद।